नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले GIT डिसऑर्डर, जिसमें पढ़ेंगे GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये डिजीज़ का सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनेशन क्या होता है, इसके होने का क्या कारण है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। इस डिजीज से रिलेटेड जितना भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो चीज़ भी आप लोग को हम बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है GERD। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये जो GERD वर्ड है 4 शब्द से मिलकर बना है। पहला गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, रिफ्लेक्स और डिजीज। रिफ्लेक्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स, लेकिन वो न्यूबॉर्न में होता है। ये एडल्ट हो सकते हैं फिर न्यूबॉर्न, किसी में भी ये डिजीज़ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन रिफ्लेक्स कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ का इनवॉलंटरी क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। डिजीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक एबनॉर्मल तरीका है, एबनॉर्मल कंडीशन है, इसके वजह से इसको डिजीज बोला जाता है। इसके हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि क्या डिफिनेशन है। डिफिनेशन है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज इज अ कॉमन कंडीशन इन विच देयर इज लूज LES। लूज मतलब लॉस कर रहे हैं, किस चीज़ का लॉस कर रहे हैं? LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके मसल में क्या देखने के लिए मिल रहा है? लूजनेस देखने के लिए मिल रहा है। इमेज से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि ये हो गया हम लोग का इसोफेगस, ठीक। देन ये हुआ है हम लोग का स्टमक। तो यहाँ पर जो लोअर इसोफेजियल एरिया है इसमें LES, इसी को बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? उसके मसल के लूजिनेस देखने के लिए मिल रहा है, जिसके वजह से ये कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ड्यू टू दिस देयर इज बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ये कंडीशन होने के वजह से, कौन सा कंडीशन? इस मसल का, इसोफेजियल मसल का लूज होने की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, इस स्टमक में भी जितना भी कंटेंट है, कोई भी फूड पार्टिकल्स जिसको हम लोग खाए हैं, वो क्या होगा? रिगर्जिटेट होगा, जिसको बैक फ्लो बोला जाता है। बैक फ्लो की क्या बोलते हैं हम लोग? रिगर्जिटेट, मतलब कि वापस आ जाएगा कहाँ पर? माउथ में आएगा, जिसके वजह से वोमिटिंग भी होगा। किसके कारण से हो रहा है? इस इसोफेगस मसल जो है, लोअर इसोफेजियल मसल, इसके लूजनेस होने की वजह से। 2 शब्द याद रखिएगा। पहले डिफिनेशन क्या है? तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, अपना मसल है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो लूज हो जाता है, अपना क्षमता खो देता है। क्षमता खोने की वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक कंटेंट बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं रिगर्जिटेट। बैक फ्लो कहने का मतलब कि गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस ले कहाँ पर आ जाएगा? माउथ में, जिसकी वजह से वोमिटिंग भी हो सकता है। ये हो गया हम लोग के इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में। कारण जानेंगे कि ऐसा कंडीशन क्यों देखने के लिए मिलता है। पहला कारण लिखे कि इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। किसी भी पेशेंट में एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आदमी खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेगा, तो उसको क्या होगा कि जब भी हिकअप आएगा या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग डकार आएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि धुआं तू डकार आ रहा है, फिर माउथ में कुछ भी आ जा रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसी कंडीशन को रिगर्जिटेट बोला जाता है या फिर बैक फ्लो बोला जाता है। या फिर कंडीशन हो सकता है ओबेसिटी और कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारा मोटापा जो आदमी उनमें भी देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है अनएबल टू पास स्टूल, जिसको बहुत ज़्यादा दिन हो गया स्टूल पास किए हुए, तो उसमें भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा, पेट फूला हुआ देखने के लिए मिलेगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट कॉजेज है पाइलोरिक स्टेनोसिस।
कंजेनाइटल डिजीज है पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें हाइपरट्रोफिक हो जाता है एब्डोमिनल के पाइलोरिक रीजन के मसल्स का। जैसे ये एब्डोमेन हो गया तो एब्डोमेन में इसका अलग अलग रीजन होता है, नीचे वाला रीजन होता है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जो अटैच होता है उस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक स्टेनोसिस में इस मसल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाता है। हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक मसल इज नोन एज पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स होता है ओलाइव शेप मास। किस तरह का मास यहाँ पर पल्पेट होगा, ओलाइव शेप मास, ओलाइव शेप मास, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने के लिए मिलता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहने का मतलब कि फोर्सफुल वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगा। इस न्यूबॉर्न कोई भी बच्चा रहेगा जिसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस का कंडीशन होगा, उसमें फोर्सफुल वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगा। उस कंडीशन में भी रिगर्जिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग और बैक फ्लो, गैस्ट्रिक कंटेंट देखने के लिए मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस यदि किसी भी पेशेंट में है तो उसमें देखने के लिए मिल सकता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। नेक्स्ट कारण में जैसे बहुत सारा मेडिकेशन होता है जो ये करा सकता है। एक मेडिसिन का नाम लिखे हैं जिसका नाम है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन अस्थमा वाले पेशेंट में यूज लिया जाता है, जो कि करा सकता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, उसका एक कारण बन सकता है। अगला है सेरिब्रल डिफेक्ट। सेरिब्रल डिफेक्ट मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सेरिब्रल डिफेक्ट, जिसके वजह से भी करा सकता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। 4 कॉजेज आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। यदि किसी भी पेशेंट में ये डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। पहला है रिगर्जिटेशन, जिसको बोल दिया बैक फ्लो, गैस्ट्रिक कंटेंट माउथ में आ जाएगा। बहुत इसका कंडीशन होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज नॉर्मल कंडीशन है, हो ही जाता है किसी न किसी पेशेंट में। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बिया बारात में गया, बहुत ज़्यादा ठूस के खा लिया, रात भर सूता, उसको क्या हो गया कि अनपच हो गया, पचा नहीं। तो पचा नहीं तो क्या होगा कि उसका जो खाना है ढकार मारेगा तो सारा खाना मुंह में आ जाएगा। तो बोलते हैं ना कि ह्यू जल रहा है, बहुत सारा आदमी बोलते हैं कि ह्यू जल रहा है, उसका मतलब यही होता है कि रिगर्जिटेशन हो गया। उसके स्टमक वाला जितना भी कंटेंट था, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस के थ्रू माउथ में आ गया, उसी को बोला जाता है रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यहाँ पर होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। लिख लीजिएगा, डिफिकल्टी होगा स्वेलिंग में, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। सेकंड लिखे ओडेंटोफेजिया। ओडेंटोफेजिया कहने का मतलब कि पेन इन स्वेलिंग, इसको लिख लीजिएगा। यदि स्वेलो करे में पेन होगा, जैसे टॉन्सिलाइटिस होता है, किसी भी पेशेंट में क्या होगा कि उसका टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टॉन्सिल बढ़ गया। उस कंडीशन में हम लोग सलाइवा भी स्वेलो करते हैं तो उस कंडीशन में पेन देखने के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ओडेनोफेजिया। इसको याद रखिएगा। GERD वाले पेशेंट में भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। हिकअप होगा, डकार आएगा, हुचकी आएगा, जिसको बोल देंगे हिकअप, बर्पिंग, नोजिया होगा, वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वाले पेशेंट में। हम लोग जाने इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। इंट्रोडक्शन में जाने कि ये जो डिजीज है होता है क्यों लूज हो जाता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर मसल अपना मूवमेंट हो या फिर क्षमता है, जो भी कैपेबिलिटी है, लॉस कर देता है। इसके वजह से, इसके मसल्स के लूज होने की वजह से क्या होता है कि जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट कहने का मतलब कि जितना भी स्टमक में फूड पार्टिकल्स है वो अब ऊपर आएगा, इसोफेगस में आ सकता है, इसोफेगस ले आ सकता है माउथ में, माउथ में आने की वजह से वोमिटिंग हो सकता है। इसोफेगस में यदि आ गया, उस कंडीशन को कहते हैं बैक फ्लो, उसी को दूसरा नाम है रिगर्जिटेशन। कॉजेज जाने हम लोग कि क्या क्या कारण होता है, उसके बाद जाने साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स याद रखिएगा, ओडेंटोफेजिया, डिस्फेजिया,
रिगर्जिटेशन। आप जानेंगे डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट में GERD कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं और उसका उचित हम लोग सही तरीक़ा से ट्रीट उसको किस तरह से करेंगे। डायग्नोसिस में 12 to 36 आवर्स इसोफेगस का pH मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहले इसोफेगस का क्या मॉनिटर करेंगे, pH। ये टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, एक बार इसको याद रखिएगा कि जो GERD पेशेंट में इसोफेगस का pH मॉनिटर करते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो 12 to 36 आवर्स। इसको याद रखिएगा, इसमें pH मॉनिटर करेंगे। pH मॉनिटर क्यों किया जाता है भैया, तो जितना भी गैस्ट्रिक में हम लोग जानते हैं कि HCl होता है। क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हाईली एसिडिक होता है। तो हाईली एसिडिक होगा और गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा इसोफेगस में, तो इसोफेगस में तो वहाँ पर भैया दिक्कत करेगा। तो इसी की वजह से इसोफेगस का pH मॉनिटर किया जाता है। सेकंड है अपर GI इंडोस्कोपी। अपर GI कहने का मतलब कि जो अपर GI ट्रैक है उसका क्या करेंगे, इंडोस्कोपी किया जाएगा। ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का। उसके बाद है बेरियम स्वेलो, पेशेंट को बेरियम सल्फेट स्वेलो कराएंगे ओरली और उससे पता किया जाएगा एक्सरे के थ्रू। यह है डायग्नोसिस ऑफ GERD। इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो मैनेजमेंट हम लोग दो तरीका जानेंगे। एक जानेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, एक जानेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें पेशेंट को देंगे एंटासिड। एंटासिड जैसे हम लोग को नॉर्मल भी बोलते हैं, किसी भी पेशेंट को गैस बना दिया तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है एंटासिड। एंटासिड में दो क्लासिफिकेशन रखा है, एक आता है H2 ब्लॉकर, एक आता है PPI। H2 ब्लॉकर क्या करेगा कि जो स्टमक में हाइड्रोजन सीक्रेट होगा उसको ब्लॉक कर देगा, इसको बोलते हैं H2 ब्लॉकर। और PPI का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। PPI का फुल फॉर्म ये क्या करेगा कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है। पंप मतलब पॉजिटिव चार्ज है जो पंप होता है उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा स्टमक से। ये तो डायरेक्ट H2 को रोकेगा और ये इनडायरेक्टली H2 ब्लॉकर को रोकता है। ये है PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछता है, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन ड्रग H2 ब्लॉकर है और कौन ड्रग PPI है। H2 ब्लॉकर में याद रखेंगे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में याद रखेंगे पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल, रिबिप्राजोल। जितना भी जोल का क्या आता है मेडिसिन वो होता है गैस का दवाई जो आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, शॉर्ट फॉर्म होता है PPI, इसके अंडर में आता है। पेन 40 आप लोग दवा के नाम सुने होंगे। पेन 40 में पेंटाप्राजोल होता है, या फिर ब्रांड नेम अगर हाईली क्वालिटी के लेते हैं तो पेंटाप्राजोल होगा। उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का ₹2 वाला गैस का दवाई लेंगे तो उस दवा पर लिखा होगा ओमिप्राजोल या फिर रिबेप्राजोल। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह है मेडिकल मैनेजमेंट गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का। अब हम लोग जानेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में इसका डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि ये सर्जरी का नाम बताइए। सर्जरी का नाम है निसान्स फंडोप्लिकेशन। नाम याद रखिएगा, निशान फंडोप्लिकेशन। इस सर्जरी में क्या होता है कि इन दिस सर्जरी द फंडस पार्ट ऑफ स्टमक इज रैप्ड। रैप्ड कहने का मतलब बांध देंगे अराउंड लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, हेल्प इन टाइटनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर।
निसेंस फंडोप्लिकेशन जो प्रोसीजर है जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वाले पेशेंट में किया जाता है, खास करके यही क्वेश्चन बनता है कि किस डिजीज कंडीशन में निसेंस फंडोप्लिकेशन करते हैं, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वाले पेशेंट में किया जाता है। इस डिजीज में मतलब ये जो ऑपरेशन है इसमें क्या किया जाता है, तो जो फंडस एरिया है स्टमक का उसको रैप किया जाता है अराउंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में। इसमें हेल्प करेगा इस जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसोफेगस का, इस पार्ट में क्या करेंगे, रैप कर देंगे, बांध देंगे, तो ये क्या कर देगा, टाइट होने में हेल्प करेगा, इसोफेगस के टाइट होने में मदद करेगा। किसी भी चीज़ को हम बांध देते हैं, जैसे समझो कि ये वायर है, माइक का ये वायर है, ये ऐसे लूज है, समझो कि ये क्या है, ऐसे लूज है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से मोड़ के बांध देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, खींचने पर क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसी जो रैप्ड, इस एक वर्ड को याद रखना है कि रैप्ड। निसेंस फंडोप्लिकेशन में क्या किया जाता है, फंडस एरिया को रैप किया जाता है अराउंड द इसोफेगस, ताकि हेल्प करे, लूज ना हो, टाइट हो जाए, जो लूज था वो टाइट हो जाए। कौन सा टाइट हो जाए भैया, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टाइट हो जाए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, यदि ये सर्जरी कर रहे हैं तो किसी भी सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है एचलेचिया कार्डिया। कहेंगे एचलेचिया कार्डिया ये कैसा नाम है, तो हाँ इसका नाम है एचलेचिया कार्डिया, जिसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या चीज़, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि इसोफेगस में होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स हम लोग ईट करते हैं वो क्या होगा, स्टमक में जाएगा थ्रू इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से ही खाना अंदर पेट में जा पाता है। यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट हो जाएगा तो खाना पेट में नहीं जा पाएगा, और इस डिजीज, ये जो ऑपरेशन है यही कॉम्प्लिकेशन कर देता है। एचलेचिया कार्डिया इसको कहा जाता है, मतलब होता है एब्सेंट हो जाएगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी पेशेंट को हम लोग कर दिए निसेंस फंडोप्लिकेशन, सर्जरी कर दिए, ऑपरेशन कर दिए, तो कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द सर्जरी, तो रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दिया जाता है। होता कैसे है, तो मूड़ी ऊपर होगा, पैर नीचे होगा, मूड़ी ऊपर होगा, पैर नीचे होगा, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। इसको याद रखिएगा, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन, मूड़ी ऊपर गोड़ नीचे, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दिया जाता है शॉक वाले पेशेंट में। ट्रेंडनबर्ग, रिवर्स नहीं, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दिया जाता है शॉक वाले पेशेंट में, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। डाइट की बात करें तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट पेशेंट को दिया जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो एसिड बेस इम्बैलेंस को असिस्ट करेंगे, पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है उस चीज़ को करेंगे। हाइड्रेशन स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस, हाइड्रेशन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, पेशेंट को उसके मेडिकेशन से रिलेटेड हम लोग असिस्ट करेंगे और टाइम से टाइम प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया हम लोग का छोटा टॉपिक था गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड बन जाते हैं। 5 नंबर में भी यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।